नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपको देंगे। देखिए, आज रविवार का दिन है, उसके बावजूद कुछ फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जो मंदिरों के चढ़ावे को सरकार की योजनाओं के लिए डाइवर्ट करने का एक मामला था, जिसकी बाकायदा लेटर लिखा गया था, उस मामले में मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी की शाही जलेब में शामिल होने के बाद ऐलान किया है कि ऐसा कुछ आगे नहीं होगा और सरकार के संचालन में मंदिरों के चढ़ावे के जो मनी है उसको नहीं लिया जाएगा। पूरी बात क्या है आगे बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन इस बुलेटिन में और भी बहुत सी बड़ी बातें, बड़ी खबरें आपके साथ साझा करने के लिए हैं। बहुत से हमारे कर्मचारी साथी बार बार ये पूछ रहे थे कि जो पेंशन का के लिए ऑर्डर अलग से हुए थे शीला देवी केस के जजमेंट के आधार पर, उन पेंशन्स के ऑर्डर पर अब क्या है, जब सरकार ने नया कर्मचारी एक्ट एक बना लिया है और उस एक्ट के बहाने जो बाकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो सीनियरिटी है, चाहे वो इंक्रीमेंट है, चाहे प्रमोशंस हैं, उनको रोका गया है। पर पेंशन में क्या बात, तो पेंशन को लेकर एक ऑर्डर हुआ है। हालांकि ये ऑर्डर डायरेक्टली कर्मचारी एक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मामलों के बाद टीजीटीज ने क्लेम किया था डिपार्टमेंट ने अब ऑर्डर के जरिए क्लियर किया है कि पेंशन को लेकर जो सिचुएशन है वो प्रेजेंटली क्या है और पेंशन को लेकर राज्य सरकार क्या सोच रही है और आगे इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। आज इस ऑर्डर की जानकारी आपको देंगे। साथ में बात करेंगे कैबिनेट के 4 बड़े एजेंडा की कल, क्योंकि कैबिनेट की बैठक दोपहर बाद 2 बजे है। मुख्यमंत्री कल दिल्ली से आ जाएंगे। आज क्योंकि दिल्ली गए हैं प्रतिभा सिंह से मुलाकात के बाद और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मुलाकात के बाद रजनी पाटिल भी हिमाचल के दौरे से फ्री हो गई थी, वो भी मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली गई हैं। यहां जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम से मुलाकात की और फिर ये जो दिल्ली का दौरा है ये हमारे सामने अब है और कल सीएम वापस आएंगे। उसके बाद कैबिनेट में शामिल होंगे, 2 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे। कैबिनेट की बैठक के 4 बड़े एजेंडा जो पॉलिसी डिसीजन हैं, जिनको लेकर बजट सत्र से पहले ये फैसले महत्वपूर्ण हैं और इनकी आज जानकारी आपको हम देंगे कि ये कौन कौन से फैसले हैं और कैबिनेट कल इसमें क्या व्यू ले सकती है। शाही जलेब की मैंने आपको बात बता दी। टीजीटी और जेबीटी में 2700 पदों की भर्ती है। टोटल ये 2800 थे, इनमें से 100 पद अभी होल्डेड हैं और शास्त्री इसमें से माइनस कर दिया गया है। 2700 पदों की भर्ती किस तरह से आगे होगी, साथ में राज्य चयन आयोग को इनका सिलेबस जल्दी क्यों देना है, वो दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे प्राइमरी टीचर्स जो पीटीएफ है वो क्यों भड़क गई है और इन्होंने मार्च में ही इस महीने विरोध प्रदर्शनों का ऐलान कर दिया है। ये भी पूरी बात कैबिनेट से रिलेटेड है, इसीलिए आपको बताना जरूरी है। इसके साथ एक और बात करेंगे हम कि जो बुढ़ापा पेंशन है या वृद्धावस्था पेंशन है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो क्यों होल्डेड हो गई है या क्यों रुक गई है, ये भी एक बात महत्वपूर्ण है जिसकी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन के जरिए देंगे। एक बात और जो आपको जानकारी देनी है वो ये कि अभी स्कूल शिक्षा बोर्ड में ओएमआर सिस्टम क्यों लागू हो रहा है, खासकर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में। महत्वपूर्ण अपडेट है, नई है बच्चों के लिए, इसलिए ये सुनने वाला सब्जेक्ट है। जिनके घरों में बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उनको एक प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इसकी। पेंशनर्स ने एक अल्टीमेटम आज दिया है, ये बताएंगे आपको। बिजली पंचायत टल गई है, सभी जिलों में ये पंचायत अलग अलग हो रही है, लेकिन अब ये पंचायत टल गई है तो वो भी एक जानकारी है। एचआरटीसी कर्मियों का प्रदर्शन आज कहां था, क्योंकि ये हर जिला में कर रहे हैं रोज। एनएच बहाल हो गया है, ये शिमला से किन्नौर के बीच का मामला है। गाड़ी पर चट्टानें गिरी है, मंडी का इंसिडेंट है और फिर मौसम बदलेगा, ये मौसम की प्रेडिक्शन है। इन सारी चीजों को लेकर एक एक करके हम अब आपको बताएंगे। और जहां तक मौसम की बात है तो 3 रोज पहले ही हम बेमौसम बरसात एक तरह से देख चुके हैं और ये जो बेमौसम बरसात है ये आगे किस तरह से चलेगी और क्या आगे डिसीजन इसमें हो सकते हैं। खासकर मौसम से निपटने को लेकर जो फैसले होते हैं, चाहे वो स्कूल बंद करने को लेकर हो, उसको लेकर तो अभी कोई उस तरह का अलर्ट है नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि
अभी जो बर्फबारी हुई है उसके कारण जो नुकसान है, बिजली बोर्ड को अभी 30 करोड़ का नुकसान हो गया है। रिसेंटली जो अभी हुआ था ये मौसम अभी हमने देखा था बारिश और बर्फबारी का, और अब जो फोरकास्ट है कल से मौसम बदलना शुरू होगा, और कल से जब मौसम बदलना शुरू होगा तो उसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो एक एक करके आपके सामने आएंगी। वैसे जो अभी तक हमारे सामने इसका अलर्ट दिया गया है मौसम का, उसमें यह कहा गया है कि कल से मौसम बदलना शुरू होगा, उसके बाद 2-3 दिन ये इसका असर देखने को मिलेगा और उसके बाद जो नॉर्मल सीक्वेंस में मौसम आ जाएगा। जहां तक बात अभी प्रेडिक्शन की है तो मौसम की जो प्रेडिक्शन है वो कल से मौसम खराब होगा, 48 घंटे तक इसका असर रहेगा, और इसके कारण जो अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी है। फिर रात को वाहन ना चलाने की सलाह दी है क्योंकि धुंध बीच में पड़ सकती है। बाकी जो 3 दिन के बाद आप ये समझिए कि 7, 8, 9 ये 3 दिन जो है आगे मौसम बिल्कुल साफ है, तो उसमें कोई भी दिक्कत मौसम के लिहाज से नहीं है। अगली बात करेंगे कि जो गाड़ी पर चट्टानें गिरी हैं। देखिए ये जो 2 तरह के अपडेट आगे मौसम के हैं, एक तो शिमला से किन्नौर के बीच में नाथपा में नेशनल हाईवे बाधित हो गया था चट्टानें सड़क पर गिरने के कारण। अब उस को खोल दिया गया है और ये नाथपा में जो बंद हुआ था ये NH बंद हो गया था, और इसको जो NHAI है उन्हीं की मशीनरी ने इनको खोला है। हालांकि किन्नौर से स्पीति का जो अभी भी संपर्क है वो कटा हुआ है। पू के पास चट्टानें गिरी हुई हैं, BRO की टीम उनको हटाने में लगी हुई है। तो ये तो एक अपडेट है। दूसरी अपडेट है मंडी में 4 मील के पास कार पर चट्टानें गिरी हैं, कार का बहुत नुकसान हुआ है। यहां अभी जो ह्यूमन लॉस की सूचना अभी तक नहीं मिली है। परसों इसी तरह का इंसिडेंट एक बस पे चट्टानें गिरने के कारण पनारसा के पास हुआ था, जिसमें 4 लोग सवार थे, 4 लोग घायल हो गए थे उसमें, तो वो भी एक अपडेट थी जो हमने उस दिन आपको दी थी। अब ये दूसरा इंसिडेंट है। HRTC कर्मियों का प्रदर्शन ही इन्होंने नाहन में प्रदर्शन किया है, सिरमौर के जिला हेडक्वार्टर पर। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ज्वाइंटली ये प्रदर्शन कर रही हैं, और इसका सबसे बड़ी बात यह है, जो वजह यह है इस प्रदर्शन की, क्योंकि जब ये कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं अपना जो नाइट ओवर टाइम है उसका, और बाकी जो ड्यूज हैं इनके उनके बारे में कर रहे हैं। ये 50,000 की जो एक किश्त मिली थी बाकी कर्मचारियों को पे कमीशन एरियर की, ये उसको भी मांग रहे हैं क्योंकि इनको ये किश्त भी नहीं मिली है। तो आज इन्होंने जो प्रदर्शन है वो नाहन में किया है, सिरमौर के जिला मुख्यालय में, और वहां पर जो इनकी तरफ से एक तरह से आप कहिए कि नारेबाजी भी की गई है। जो शिमला में जिस तरह से नारेबाजी की गई थी, नाहन डिपो में चालक परिचालक और तकनीकी कर्मियों ने ये प्रदर्शन किया है गेट मीटिंग करने के बाद, और 5 मार्च तक ये इसी तरह के प्रदर्शन का ऐलान इन्होंने कर रखा है। अल्टीमेटम भी 5 मार्च का दिया है। 15 महीने का नाइट और ओवर टाइम ये दोनों की भुगतान का ये मांग कर रहे हैं, जो अभी तक इनको अदायगी नहीं हुई है। अगली अगर हम बात करें तो बिजली पंचायत है चंबा की, और उसके बाद पेंशनर्स का अल्टीमेटम है। देखिए बिजली पंचायत, बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग जिलों में अपनी पंचायत कर रहे हैं। शुरुआत इन्होंने हमीरपुर में की थी, फिर ऊना में की थी। हमीरपुर में एक जो नदौन इकाई के कोई पदाधिकारी थे बिजली बोर्ड के, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था, अभी तक वो बहाल नहीं हुए हैं। चंबा में आज महापंचायत की थी, वो टल गई है खराब मौसम की वजह से। वैसे भी हमने आपको बताया था कि चंबा का जो संपर्क है वो परसों तीनों तरफ से कट गया था, वो होली की तरफ से भी कट गया था, यहां जोत वाला भी बंद हो गया था, ट्राइबल और भरमौर के बीच में जो कनेक्ट होता है वो बंद हो गया था। तो इसके बाद ये मौसम खराब की वजह से इन्होंने टाल दिया है। बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट ने 7 तारीख को वहां प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जो 3 तारीख को था, और जब तक बिजली बोर्ड नहीं बुलाएगा तो फिर अगली डेट उस तरह से ये घोषित करेंगे। पेंशनरों की बात करें तो हिमाचल पेंशनर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं योगराज शर्मा, महासचिव हरनाम सिंह ठाकुर, इन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है। इन्होंने कहा कि पेंशनरों के जो बिल हैं वो लंबित हैं, पेंशनरों का जो एरियर है वो मिला नहीं, और जो भारत सरकार ने नया वेतन आयोग बना दिया, लेकिन वर्तमान सरकार हिमाचल में राज्य सरकार 2016 से जो एरियर्स हैं उनका भुगतान ही नहीं कर पा रही है, तो अगले नए का तो क्या ही होगा। और
एक अल्टीमेटम जो इन्होंने दिया है वो ये दिया है कि यदि राज्य सरकार ने मार्च 2025 में विधानसभा के बजट सत्र में उनके जो लंबित वित्तीय भुगतान हैं उनको देने का ऐलान नहीं किया, घोषणा नहीं की, तो फिर पेंशनरों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ये पेंशनर्स की तरफ से आज एक अल्टीमेटम दिया गया है। और पेंशनर्स के बाद अगली बात हम करेंगे OMR सिस्टम पर। ये OMR सिस्टम है एजुकेशन बोर्ड के जो बोर्ड एग्जाम हैं स्कूल शिक्षा बोर्ड के, उनसे रिलेटेड। और उनसे रिलेटेड ये इसलिए है क्योंकि इस बार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि 10वीं और 12वीं को लेकर जो OMR शीट है वो भरी जाएगी, सभी बच्चों को मिलेगी, वो बच्चों को भरना जरूरी है। और इस OMR शीट में दो तरह की चीजें बच्चों ने भरनी है। एक, हम जो आंसर शीट पर अपना रोल नंबर ऊपर लिखते थे वो रोल नंबर लिखना नहीं है, OMR शीट में भरना है। एक जो परीक्षा केंद्र का कोड लिखते थे वो कोड लिखना नहीं है, वो OMR शीट में भरना है। साथ में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो भी क्वेश्चन पेपर में उसका रिप्लाई नहीं करना है, टिक लगाना है, वैसा करना है, OMR शीट पर गोला लगाना है उसका। तो ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए है। और इसका एक सैंपल भी एजुकेशन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, डाउनलोड्स वाला जो एक उनका जो फ्रंट पेज है मेन वेबसाइट का, उसमें डाउनलोड वाला जो कॉलम है उसको क्लिक करें। उसमें आपको नीचे OMR स्पेसिमेन +2, OMR स्पेसिमेन मैट्रिक, ये दोनों शो हो जाएंगे। और ये शो होने के बाद फिर आपने एक बार ट्राई कर लेना है अपने आप इसको भरने के लिए कि किस तरह से इसको भरना है, रोल नंबर भरना है तो, और MCQ भरना है तो, ताकि जब एग्जाम देने जाओ तब आपको कोई दिक्कत ना हो। +2 और 10th दोनों के लिए अलग अलग सैंपल इसमें डाला गया है। इसी के साथ जो एग्जाम ड्यूटी के दौरान टीचर वहां होंगे, बोर्ड ने जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, उनके लिए भी एक ऐप जो है मोबाइल ऐप डिजाइन की है। उस ऐप को लेकर भी लिंक जो है वो डाला गया है। उस लिंक से उनको डाउनलोड करके उस ऐप को अपने मोबाइल में रखना है। और जो सारी इंफॉर्मेशन भरनी है सेंटर कोऑर्डिनेटर्स को एग्जाम से रिलेटेड, वो उसी ऐप के जरिए भरी जाएगी। तो ये जो अपडेट है ये ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि जो टीचर्स ड्यूटी पर हैं ये उनके लिए भी है, जो टीचर्स ड्यूटी पर हैं, ताकि जो बच्चे को जो वहां पेपर अटेम्प्ट करने में या पेपर देने के दौरान कोई इस तरह की दिक्कत ना आए, ये इसके लिए ये जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्यों अटकी है बुढ़ापा पेंशन, और ये हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हिमाचल में ई-सोमसा विभाग देता है सभी को, और इसमें दिव्यांग पेंशन भी है, इसमें बुढ़ापा पेंशन भी है, इसमें विधवा पेंशन भी है, और इसमें जो थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर वाली जो पेंशन है वो भी इसमें है। लेकिन पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। हमने भी जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की कि इसकी दिक्कत क्या है, क्योंकि हमारा जो इस लाइव के जरिए ही बहुत सारे लोग अलग अलग डिमांड कर रहे थे कि पेंशन नहीं आ रही 2 महीने से, इसके बारे में पता करें, क्योंकि ये जनवरी फरवरी मार्च की जो क्वार्टरली एडवांस में दी जाती थी, ट्राइबल एरिया में 6 महीने की एडवांस दी जाती थी और जो नॉन ट्राइबल एरिया में 3 महीने की एडवांस दी जाती थी। तो जनवरी फरवरी की नहीं आई, मार्च का महीना शुरू हो गया है, तो लोग पूछ रहे थे कि पेंशन क्यों नहीं आई। लेकिन अभी जो इसमें पता लगा, इसमें हुआ यह है कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने एक प्रक्रिया शुरू की है कि इस पेंशन को अब त्रैमासिक या जो क्वार्टरली देने के बजाय पर मंथ दिया जाए, मासिक आधार पर डीबीटी किया जाए लाभार्थियों के खाते में। और लाभार्थियों के खाते में मासिक आधार पर डालने के लिए कुछ प्रोसीजरल चीजें करना जरूरी है। ट्रेजरी ट्रांसफर के लिए भी ये फॉर्मेलिटी है और बाकी प्रोसेस के लिए भी ये फॉर्मेलिटी है। इसी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए अभी फाइलें घूम रही हैं डिपार्टमेंट से लेकर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी, और अभी इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये प्रक्रिया जब एक बार कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए मार्च में कंप्लीट हुई, अप्रैल में आपको पेंशन मिली, तो फिर मासिक फॉर्मूला इसका सीक्वेंस बन जाएगा, फिर हर महीने ही मिलेगी।
प्रेजेंटली इसको लेकर कैग के ऑडिट में बार बार यह कहा जा रहा था कि हिमाचल सरकार मासिक क्यों नहीं दे रही, क्योंकि देश के 27 राज्य अब मासिक आधार पर इस पेंशन को देते हैं। अब आप देखिए कितने इसमें लाभार्थी हैं। 1411 करोड़ की पेंशन विभाग हर महीने देता है। और इसमें देखिए आप नेशनल, जो दो तरह की स्कीमें इसमें हैं, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स हैं और एक स्टेट सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। 3 है। नेशनल में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, इसमें 1,04,542 लाभार्थी अभी पेंशन ले रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल विधवा पेंशन, इसमें 25,354 ले रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन 1,000 ऊपर वाली जो है नेशनल विधवा पेंशन, उसमें 25,354 थे। और जो नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें 1,319 है। और स्टेट की जो पेंशन स्कीम है इसमें सबसे ज्यादा है ओल्ड एज पेंशन, 4,92,519 सबसे ज्यादा इसी में है। फिर विधवा और एकल वुमेन पेंशन इसमें है 1,23,319। इसके बाद है इंदिरा गांधी इसके बाद है अपंगता राहत भत्ता, ये अलाउंस है एक्चुअली, इसमें है 76,809। कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास भत्ता 1,018। ट्रांसजेंडर की पेंशन 49। तो कुल पेंशन धारक हैं 8,24,929। तो ये 8,24,929 लोगों के लिए सूचना है कि आपकी पेंशन बेशक लेट हुई है, लेकिन लेट करने का मकसद यह है कि अब आपको फ्यूचर में मासिक आधार पर पेंशन मिल सके। उसी के कारण सरकार ने यह व्यवस्था नए सिरे से बनाने का फैसला किया है और इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये जल्दी सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद आपको इसका लाभ जल्दी मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर फेडरेशन क्यों भड़की है। वैसे इसको हमने कैबिनेट के साथ आपको बताना चाहिए, लेकिन अभी पहले बता देते हैं क्योंकि इनकी तरफ से प्रेस नोट के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जगदीश शर्मा, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई। और बैठक इसलिए हुई क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की बैठक ली और उस बैठक में यह कहा कि जो एक मामला है डायरेक्टरेट का, जो एक तरह से नए सिरे से स्ट्रक्चर बनाना है एजुकेशन के डायरेक्टरेट्स का, उस मामले को कल कैबिनेट में लाया जाए। कैबिनेट की बात हम जब करेंगे तब इस सब्जेक्ट को थोड़ा विस्तार से भी लेंगे। लेकिन इसमें जो इनका कहना है प्राथमिक शिक्षक संघ का कि वो मिले थे 19 फरवरी 2025 को प्रदेश सरकार को, शिक्षा सचिव को भी ज्ञापन भी दिया था। 10 दिन के भीतर शिक्षक संघ को यह विश्वास दिलाने का आग्रह किया था कि निदेशालय पुनर्गठन में उनकी बात सुन ली जाए और प्री प्राइमरी से 8वीं तक एक ही डायरेक्टरेट रखें, जो प्रेजेंटली सरकार नहीं चाहती। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि अब सरकार उन्हें बताए बगैर आगे बढ़ रही है तो हम 9 मार्च को पूरे प्रदेश के सभी उपमंडलों में प्रस्तावित रोष प्रदर्शन को करेंगे। और 9 मार्च को जो ये प्रदर्शन होगा इसमें 20,000 प्राथमिक शिक्षक भाग लेंगे। एक स्कूल शिक्षा निदेशालय बनाने से प्राथमिक शिक्षा का पूरा ढांचा नष्ट हो जाएगा और कार्य का बोझ एक अधिकारी पर आने से कोई भी कार्य समय पर नहीं होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि एक अधिकारी का मतलब स्कूल का अगर सारा काम प्रिंसिपल को ही देना है, सीनियर सेकेंडरी को, तो फिर वो सारा काम नहीं कर पाएंगे। और जो ये समय पर नहीं होगा, इसका संपूर्ण शिक्षा के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इस विषय में आगे गहराई से मंथन करना चाहिए। और इन्होंने ये कहा है, प्रदेश महासचिव संजय पीसी वरिष्ठ, उपाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, कोषाध्यक्ष कृष्णपाल शर्मा, इन सभी ने 12 जिलों के प्रधान इसमें जुड़े हुए थे। इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अब धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जो बात है इसमें कही गई है। लेकिन ये बात चलिए इनकी तरफ से ठीक है, लेकिन जो सरकार ने डिसीजन को लेकर बात की है वो हम आगे बात करेंगे, जिसके कारण ये इशू आगे आ रहा है। अगली बात है इसके बाद जो कब आएगा सिलेबस और 2700 जेबीटी भर्ती कब होगी। देखिए कल शाम को शिक्षा सचिव ने तो पहले खैर फाइल पर इस मामले को कर दिया था, उसके बाद एलिमेंट्री से जो टीजीटी की जो रिक्वेजिशन है वो चली गई थी। लेकिन कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कल प्रेस बयान के जरिए ये क्लैरिटी की है कि हमने राज्य चयन आयोग को कुल 2700 पदों की रिक्वेजिशन भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी है।
इसमें 937 जो हैं वो टीजीटी हैं और टोटल जो 1762 जो हैं वो जेबीटी हैं, इसीलिए ये टोटल 2700 के आसपास पद हो गए। जेबीटी के जो 1295 नए पद हैं, 467 पुराने पद हैं जिनको लेकर रिमाइंडर भेजा गया है और 1295 नए पद भेजे गए हैं। तो ये राज्य चयन आयोग को भेज दिए गए हैं। राज्य चयन आयोग से आग्रह किया गया है कि इन पदों को भरने के लिए जल्दी सी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और यदि राज्य चयन आयोग को लग रहा है कि उनके पास भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर प्रोसीजरली कोई कमी है तो राज्य सरकार को वापस बताएं ताकि भर्ती एजेंसी या सीबीटी को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो जो अन्य विकल्प हैं वो भी राज्य चयन आयोग को बताए जा सके। ये तो बात कही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने, लेकिन जो युवा हैं जो टीजीटी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनका राज्य चयन आयोग से यह आग्रह है कि कम से कम राज्य चयन आयोग टीजीटी और जेबीटी का जो सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम का जो बॉडी जब बदलती है, कमीशन नए सिरे से जब होगा तो नए सिरे से, क्योंकि आरएनपी रूल भी नए बन गए हैं अब, उसमें एलडीआर कोटा भी बीच में आ गया है, तो जो नए आरएनपी रूल बने हैं उसके मुताबिक अब जो राज्य चयन आयोग है वो इन भर्तियों का टीजीटी और जेबीटी, हालांकि अभी तक हमारे पास फीडबैक जो है वो टीजीटी के माध्यम से ही आया है जो टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनका यह कहना है कि राज्य चयन आयोग इसका सिलेबस अनाउंस पहले कर दे ताकि तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे लाइब्रेरीज में उनको इसका एक तरह से फायदा हो और वो अपने समय पर ये सारी तैयारी को कर सकें। ये दो चीजें एक साथ थी। अब बात करते हैं शाही जलेब में डिप्टी सीएम गए थे जहां से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। देखिए, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज मंडी शिवरात्रि में थे। आज मंडी शिवरात्रि में दूसरी शाही जलेब निकलनी थी। पहली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब उद्घाटन किया था उस दिन निकली थी। हालांकि उस दिन बारिश थी, बारिश के कारण वो जलेब प्रभावित रही और सीएम भी अपना पूरा भाषण नहीं दे पाया। उन्होंने लोगों को भीगते हुए देखा, इस कारण अपनी बात जो है वो सीमित शब्दों में कही। लेकिन आज मुकेश अग्निहोत्री शाही जलेब में थे, उन्होंने वहां पर एक बड़ा ऐलान किया है जिसका विवाद अब सोशल मीडिया पर चल रहा है और वो विवाद है मंदिरों के पैसे को लेकर। देखिए, दो तरह की चीजें इसमें हैं। पहली बात यह कि जो आज ऐलान किया है उप मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ये कहा है मंडी शिवरात्रि में कि महोत्सव हमारी आस्था का प्रतीक है, देवभूमि में देवताओं का समागम, मंदिरों का सम्मान, ये हम करते हैं। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के संचालन या किसी योजना के संचालन में मंदिरों के चढ़ावे का पैसा लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, मंदिरों को पैसा उपलब्ध करवाते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकारी कोष से पैसा देते हैं। किसी मंदिर का पैसा सरकार ने ना तो लिया है ना ही भविष्य में किसी मंदिर का पैसा लेने का विचार है। कुछ लोगों की विकृत मानसिकता को यह गलत धारणा मानसिकता से यह गलत धारणा फैलाई जा रही है। मंदिरों के रखरखाव जीर्णोद्धार करके सर्किट तैयार किया जा रहा है, जो टूरिज्म सर्किट होता है मंदिर वाला, और इसलिए जो बाकी सारी चीजें हैं वो हम नहीं करेंगे जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो लेकिन अब दूसरी बात इसमें है, अब यही चिट्ठी 16 जनवरी को लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के सेक्रेटरी के माध्यम से भेजी गई सभी मंदिर ट्रस्ट उनको, जो 36 हमारे पास ट्रस्ट हैं। उनमें से कुछ मंदिरों ने ये पैसा चेक के माध्यम से, क्योंकि डीसी ही आगे इसमें मेन होते हैं, क्योंकि एसडीएम या तो ट्रस्ट में होगा या फिर डीसी होगा, तो वहां से ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है, फिर ये टेंपल कमिश्नर को यहां आ जाता है शिमला। तो पहली बात ये कि जब ये अनाउंस कर दिया, ठीक है, अगर डिप्टी सीएम ने कह दिया तो हो सकता है आगे से नहीं लेंगे या जो लिया है उसको भी वापस कर देंगे। लेकिन जब ये फाइल प्रोसेस हुई तब क्या फाइल का जो रूट है वो डिप्टी सीएम के माध्यम से नहीं था, जो ये कह रहे हैं कि हम आरोपों का खंडन करते हैं, क्योंकि इसमें आरोप जैसी तो कोई बात है ही नहीं। चिट्ठी जो इशू हुई है वो भी सर्कुलेट हो ही रही है, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट हुई है, इधर उधर भी हर जगह अवेलेबल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, विभाग की वेबसाइट पे है। तो इन जो आरोप है, आरोप तो कोई नहीं लगा रहा, पर अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। इस कारण अब आगे आने वाले टाइम के लिए यह क्लैरिटी हो जाएगी कि कम से कम सरकार ने मना कर दिया है कि वो मंदिरों का पैसा नहीं लेंगे।
दिल्ली गए सीएम सुखू, मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाना था, कुछ एंगेजमेंट्स हैं, हो सकता है कोई जो पीसीसी का गठन होना है उससे रिलेटेड मीटिंग आज शाम को ही हो जाए, क्योंकि या कल दिन को हो, क्योंकि कल मुख्यमंत्री दोपहर को शिमला वापस आएंगे। वापस आने के बाद कुछ दिव्यांग बच्चों को इटली भेजना है विदेश दौरे पर, कुछ ऐसा स्कीम है। और उस दौरे में क्या है, किसको भेजा जा रहा है, वो जो ओकओवर से रवाना करेंगे सीएम इनको बच्चों को, और इसके लिए मुख्यमंत्री अवेलेबल होंगे। वहां से फिर कैबिनेट के लिए जाएंगे और कैबिनेट की बैठक भी कल ही है। तो ये मंत्री जो जैसे आज जो डिप्टी सीएम हो मंडी में है, वो रात को चंडीगढ़ पहुंचेंगे, सुबह शिमला आ जाएंगे। जो उद्योग मंत्री हैं वो नाहन में हैं, वो कल कैबिनेट के लिए वापस आएंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री भी आएंगे, तो कल कैबिनेट की बैठक होगी। अब आपको बताते हैं कैबिनेट के, खैर कैबिनेट दिल्ली जाने से पहले जो प्रभारी हैं कांग्रेस की, जो यहां आई थी रजनी पाटिल, वो पहले ओकओवर गई हैं, मुख्यमंत्री से मिली हैं, वहां भी दोनों के बीच मंत्रणा हुई। फिर रजनी पाटिल भी सीएम के साथ ही दिल्ली चली गई हैं। तो अब बाकी मंत्रणा दिल्ली में होगी, क्योंकि रजनी पाटिल ने खुद कहा है कि 15 दिन के अंदर पीसीसी का गठन कर देंगे। तो इसका अब सबको इंतजार जरूर है कि पीसीसी का गठन हो जाएगा तो आगे फिर जो सरकार में कामकाज है, दूसरा सरकार और संगठन के बीच का समन्वय है, वो सारी चीजें उस तरह से चलेंगी। अब बात करते हैं कैबिनेट के 4 बड़े एजेंडों को जो कल कैबिनेट की बैठक हो रही है। पहला एजेंडा तो देखिए है बस का किराया। एचआरटीसी में जो बस सेवा है उसमें महिलाओं को 50% छूट है। जो पर किलोमीटर किराया है वो वर्षों से बढ़ा नहीं है, और इसको बढ़ाने की मांग ना सिर्फ एचआरटीसी बल्कि प्राइवेट बस ऑपरेटर भी कर रहे हैं। तो कल कैबिनेट ने यह कॉल लेनी है कि बस किराया बढ़ाया जाना है कि नहीं, क्योंकि एचआरटीसी की तरफ से यह प्रपोजल आगे मूव किया गया है बीओडी के बाद, क्योंकि किराया बढ़ाने का फैसला बीओडी नहीं लेती, क्योंकि इसमें प्राइवेट भी ऑपरेटर होते हैं। इसीलिए इस पर कल कैबिनेट अपना व्यू लेगी कि बजट सत्र से पहले बसों का किराया रिविजिट करना है, समीक्षा करनी है, बढ़ाना है या नहीं। दूसरी बात जो पॉलिसी डिसीजन के तौर पर है वो है स्कूलों और कॉलेजों का युक्तिकरण। स्कूल इसमें अगर युक्तिकरण हुआ तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल 257 बंद होंगे यदि 25 बच्चों की शर्त हमने ली, और कॉलेजों में अगर 100 बच्चों के एडमिशन की शर्त ली तो 21 कॉलेज बंद होंगे। और बंद होने का मतलब यह कि सीनियर सेकेंडरी उसमें डाउनग्रेड हो जाएगा, स्कूल हाई स्कूल रह जाएगा। उसी तरह डिग्री कॉलेज तो खैर बंद ही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डाउनग्रेड करने का दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये 2 पॉलिसी डिसीजन है और ये कल की कैबिनेट का प्रमुख एक मैटर रहने वाला है। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात है डायरेक्टरेट्स का पुनर्गठन। राज्य सरकार चाहती है, मतलब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक एक ही निदेशक हो और कॉलेज के लिए अलग डायरेक्टर हो जो कॉलेज कैडर का ही हो। शिक्षा मंत्री हालांकि इसमें हेजिटेंट थे, कल भी जब बैठक हुई तब भी उन्होंने कहा कि मैं अभी बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिसमें पीटीएफ भी शामिल है। लेकिन सीएम ने कहा कि आप बात करते रहिए, बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सरकार के लिए, कैबिनेट के लिए पहले डिसीजन मेकिंग के लिए इस मैटर को लाइए कैबिनेट में। तो कल अब ये कैबिनेट में आता है। पहली बात यह कि फैसला क्या होता है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजन है, और दूसरा यह कि क्या सरकार इन प्रिंसिपल डिसीजन लेगी कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन करने का डिसीजन लेगी। इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि नया शिक्षा सत्र यही महीना लास्ट है, अप्रैल से शुरू होगा। तो अगर नए डायरेक्टरेट्स बनाने हैं तो फिर शिक्षा विभाग को अपना वर्कआउट करने को थोड़ा टाइम चाहिए होगा, और वो टाइम सिर्फ मार्च महीने का ही है। तो कैबिनेट को जल्दी डिसीजन लेना है। ब्यूरोक्रेसी की जहां तक बात है, ब्यूरोक्रेसी इस फेवर में है कि पहली से प्री प्राइमरी से लेकर जो आगे तक जो +2 तक एक ही निदेशक होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को लगता है जो सेक्रेटरीज और स्पेशल सेक्रेटरीज है या आप कहिए कि डायरेक्टरेट्स हैं, उनको यह लगता है कि जो पॉलिसी मैटर इंप्लीमेंट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो एक वजह यह भी है कि एक ही कैंपस में 2 तरह के विंग बन गए हैं, जिसके कारण चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही और ना रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो पा रहा है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है जिसको लेकर डिसीजन होना है। ये हो गई 3 बातें। अब चौथी बात जो बड़ा एजेंडा है वो है एक्साइज पॉलिसी, जिसके तहत सरकार ने यह फैसला लेना है कि शराब ठेकों की दोबारा से नीलामी करनी है या उनकी जो फीस है उसमें इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज करके उनको दोबारा से रीअलॉटमेंट करनी है। तो वो भी एक मैटर है। हालांकि कल ये मामला आ पाएगा या नहीं,
अभी तक हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 4 बड़े एजेंडे होने वाले हैं कल कैबिनेट की बैठक में, जिसमें सरकार को निर्णय लेना है कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से इसमें निर्णय होगा। तो ये हो गई बात खासकर हम जो कर रहे थे अभी, और वो है कैबिनेट के 4 बड़े एजेंडों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है कॉन्ट्रैक्ट पेंशन पर ऑर्डर को लेकर। बहुत सारे कर्मचारी साथी बार बार ये मांग कर रहे थे कि आप इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी करिए, और मैं इसमें इंतजार ये कर रहा था कि एक बार सरकार से कोई ऑर्डर हो जाए, किसी भी विभाग से कोई ऑर्डर हो जाए पेंशन से रिलेटेड, तो हम इसमें फिर कुछ बात करने में सक्षम हों, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही पेंशन के बड़े सारे केस होल्ड करके रखे थे जो शीला देवी केस से रिलेटेड थे, जिसके बाद फिर और कई तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। लेकिन टीजीटी के मामले में एलिमेंट्री एजुकेशन ने अब एक ताजा आदेश जारी किया है, और यह आदेश हुआ है उन टीजीटीज के मामले में जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को पेंशन बेनिफिट में ऐड करवाने के लिए, पेंशन का लाभ लेने के लिए कोर्ट गए थे, कोर्ट से इनके फेवर में आ गया, और बाकी सारी चीजें भी इनको उसमें जो है इंक्रीमेंट से लेकर मॉनेटरी बेनिफिट्स और प्रमोशन से लेकर पेंशनरी बेनिफिट तक ये सारा था। और ये मामला है बेसिकली CWP टाइटल्ड एज विपिन कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ HP का। इस केस में ये टीजीटीज का मैटर है वैसे, और इसमें ये कहा गया था कि जो इस मामले को इसमें जो फैसला दिया गया है उसको लागू करने से पहले एक जो कोर्ट किया गया है इसमें केस को, वो है बसंत राम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ HP, और ये डिसाइडेड हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट में 13/5/2024 को। और इसके पैरा नंबर 5 में जजमेंट में ऑब्जर्व जो ऑर्डर किया गया था उसमें कहा गया था, एज फार एज द प्रेयर ऑफ सम पेटिशनर टू ग्रांट एनुअल इंक्रीमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज कंसर्न्ड, द कोर्ट is rejecting this prayer in the view of the judgment passed by Honorable Supreme Court in the state of HP versus others, and शीला देवी जो SLP है उसमें भी in para number 9 Honorable Supreme Court has pleased to categorically hold that it is only for the purpose of the pension that the past service as a contractual employee is to be taken to the account for pension के लिए। Further, the CWP number 2130 of 2021, ये नारायण दत्त शर्मा का मामला था वर्सेस स्टेट ऑफ HP, जो डिसाइड हुआ था 12/9/2024 को ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उसमें भी कहा गया है पैरा नंबर 6 में, जगदीश चंद केस हैज बीन डिस्पोज ऑफ बाय द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था, इन टर्म्स ऑफ शीला देवी, therefore relief can only be extended to the petitioner in term of शीला देवी केस। मतलब रिलीफ सिर्फ पेंशन का ही दिया जा सकता है, इंक्रीमेंट और सीनियोरिटी का नहीं। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, एलिमेंट्री एजुकेशन ने एक ऑर्डर किया कि जब ये ऑर्डर वहां से हो गया शीला देवी वाला, उस ऑर्डर के बाद जो आगे कुछ केस इसमें विड्रॉ भी हुए, मतलब विड्रॉ किए पिटिशनर्स ने, और फिर मिसलेनियन एप्लीकेशन स्टेट ने डाली सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया इसको। और उसके बाद SLP जो है विच वर डिसमिस्ड एंड विड्रॉन वर रिस्टोर्ड एंड सेम वर डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ सिविल अपील, ये भी डिस्पोज ऑफ हो गई। उसके बाद एक चीज इसमें हुई कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, पेंशन विंग ने इसको लेकर 10 जून 2024 को एक डायरेक्शन इशू की कि जो शीला देवी केस की जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट में जिस पे मोहर लग गई है, उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस को पेंशन के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट अगर विदाउट ब्रेक है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट विदाउट ब्रेक, यदि ऐसा है तो रेगुलराइजेशन पॉलिसी का हिस्सा माना जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड को भी उसी में गिनते हुए पेंशन के लिए काउंट किया जाए। 10 जून 2024 की ये वो है। और इसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर कहते हैं कि देयरफॉर कीपिंग इन द व्यू ऑफ द अबव, द पिटिशनर ऑफ द
present petition who were initially appointed on contractual basis against the post of TGTs is hereby granted the benefit of counting their service for contract basis followed by regular appointment for the purpose of pensionary benefit only. Under CCS Pension Rule 1972, the entry in this regard may also be made in the service book of the petitioners. मतलब क्लियर हो गया। और ये ऑर्डर देखो 27 फरवरी 2025 का है और इसमें कोट किया गया है 10 जून 2024 का फाइनेंस का वो ऑर्डर जो शीला देवी जजमेंट के आधार पर आगे जारी हुआ था। और इसी के बाद जो राज्य सरकार ने एम्प्लॉय बिल लाया है जिसको एक्ट बना दिया है अब गवर्नर की अनुमति के बाद, उसमें इसको होल्ड नहीं किया गया है। इससे पहले सेम डायरेक्टरेट ने 19 फरवरी को एक ऑर्डर किया है जिसमें यह कहा है कि हम कर्मचारी एक्ट को देखते हुए इंक्रीमेंट, सीनियरिटी और प्रमोशन के सारे मामले 12 जनवरी 2003 से 20 फरवरी 2025 तक रिजेक्ट करते हैं। लेकिन पेंशन के मामले में इन्होंने ऑर्डर किया कि पेंशन को लेकर जो जून 2025 में फाइनेंस ने ऑर्डर कर रखा है शीला देवी वाले केस में, वो अपहेल्ड है और उसके आधार पर ये सीसीएस पेंशन रूल का पार्ट है फाइनेंस की नोटिफिकेशन के मुताबिक। और जो विदाउट ब्रेक जो रेगुलर आगे हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, उसको पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है कर्मचारी एक्ट पारित होने के बाद भी, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन ने इसमें एक भी अपना डिफेंस नहीं लिया उस कर्मचारी एक्ट का। इसी तरह की क्लैरिफिकेशन हायर एजुकेशन में पेंडिंग है 2-3 मैटर्स में, वो भी अगर जल्दी चिट्ठी जारी कर दें तो ज्यादा स्पष्टता हो जाएगी। और जिन विभागों ने पेंशन के केसेस रोक के रखे हैं कर्मचारी बिल आने के बाद और उसके एक्ट बनने के बाद भी, उन विभागों को जल्दी से क्लैरिफिकेशन क्लियर करके जहां भी उनको जरूरत है वो करके ये केस रिलीज करने चाहिए। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले हैं। आज हम आपके कमेंट्स नहीं लेंगे क्योंकि वहां जो चैंपियंस ट्रॉफी में मैच भी चला हुआ है, उसके बावजूद आप बड़ी अच्छी संख्या में लाइव के साथ जुड़े, आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो कल हम आपको इसी समय मिलेंगे और कल आपको पता है कैबिनेट की बैठक भी है और भी बड़ी सारी अपडेट रहेगी, वो सारी अपडेट हम कल आपके साथ साझा करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।